सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए एक ह्यूमन वैल्यूज़ का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, तो कि ह्यूमन का एक दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे हम रिलेशंस को निभाते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें 3 पैराग्राफ है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1-2 पैराग्राफ समझाऊंगी, वैसे पढ़ सकते हो क्योंकि नॉर्मल सा टॉपिक है, बट मैं आपको ये मेन करवाऊंगी क्योंकि अगर आप 3 पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होगे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स समझाऊंगी, 1-2 पैराग्राफ समझाऊंगी क्योंकि इसमें आगे हमने वैल्यूज करनी है वो इंपॉर्टेंट है कि क्या एक ह्यूमन रिलेशंस में ऐसी 9 वैल्यूज हैं जो हमारे अंदर एक होती है या फिर होनी चाहिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन क्या है। The relationship that exists between two individuals is known as human-human relation. जब दो individuals के बीच में एक relation होता है उसे कहते हैं human-human relation. It is a relation that involves deep, close and strong connotations and association between one or more person, which is based on influence, harmony, love, regular work interaction और social obligations. ये एक ऐसे relationships होते हैं, कुछ हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं डीप, जो क्लोज होते हैं बहुत, हमारे स्ट्रॉन्ग, जिससे कि स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, एसोसिएशंस हमारे बीच में होती है जिससे कि जो हम और मोर पर्सन्स के बीच में एक हार्मनी, लव, रेगुलर इंटरेक्शन होती रहती है। ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन होती है जिससे कि जो हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें। द टाइम पीरियड ऑफ this relationship can sometimes be short while sometimes it can be never ending. कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो नेवर एंडिंग होते हैं, जो कि हम बिफोर, जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक वो हमारे साथ चलते रहते हैं। ठीक है, दीज रिलेशंस आर क्रिएटेड इन टर्म ऑफ सोसाइटी, कल्चर और अदर सोशल इन्फ्लुएंसेस। जो ये रिलेशंस हैं क्रिएट कैसे होते हैं, एक दो टर्म्स ऑफ सोसाइटी हो गया, ठीक है, या फिर किसी कल्चर से हम जुड़े हुए हैं या फिर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो ये सब इन्फ्लुएंस करती है हमें चीज। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप्स को। दिस में इंक्लूड वेडिंग, फ्रेंडशिप, नेबरहुड, वर्क रिलेशंस एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, हमारे रिलेशंस हैं जो कि एक सोसाइटी को लेके, कल्चर या फिर सोसाइटिकल इन्फ्लुएंस करते हैं। वेडिंग, फ्रेंडशिप, नेबरहुड, वर्क रिलेशंस, तो ये सारी एक जो रिलेशन है, ठीक है, उसको इफेक्ट करते हैं। द ह्यूमन रिलेशंस आर कंसिडर एज द कोर ऑफ ऑल ह्यूमन सोशल क्लस्टर्स एंड द सोसाइटी। तो ये जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, दो लोगों का जुड़ाव है, तो उसे क्या होता है कि ये कोर सोशल क्लस्टर्स हैं और सोसाइटी के बीच में ब्रिज गैप करते हैं। ठीक है, दीज रिलेशन आर आइदर रेगुलेटेड बाय लॉ और हैव अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। या तो ये लॉ से रेगुलेट होते हैं या तो ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब हम इसके 3rd पैराग्राफ पे आएंगे कि क्या होता है। 20 का पैराग्राफ अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, स्किप करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस is in context with the relations of the individual with others, since human relation are considered as the foundational value of the लाइफ। जो बिहेवियर है ह्यूमन का वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, उसे कहेंगे हम ह्यूमन रिलेशन। ऐसे उनको फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ द लाइफ कहा गया है। ठीक है, कि मतलब ये एक फाउंडेशनल वैल्यू है एक लाइफ के, कि हमें रिलेशंस अच्छे लोगों के साथ बनाने चाहिए। मैनी साइकोलॉजिस्ट एंड थियोरिस्ट believe that the universal relation of humans make a strong impact on the life and behavior of every individual, and that is reason they are taking active part in developing a science of
रिलेशंस, जो कि बहुत साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट ने कहा है कि ये एक्टिव जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है ह्यूमन, उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है लाइफ में भी और एक बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे भी। ठीक है, दैट इज रीजन दे आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन डेवलपिंग द रिलेशंस, तभी वो एक रिलेशंस के लिए ज्यादा एक्टिव पार्ट लेते हैं। They also believe that the science of human behavior is neglecting the impact of interpersonal relation and thus they are leading towards inaccuracy and imperfection. तो क्या होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो हम साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, कई बार हम निग्लेक्ट करते हैं, जो इम्पैक्ट है इंटरपर्सनल रिलेशन का उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि जिससे क्या फर्क पड़ता है, लीडिंग टूवर्ड्स हम इनएक्यूरेसी और इम्परफेक्शन पे चले जाते हैं। तो ऐसी कैसी कौन सी ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए एक ह्यूमन रिलेशंस में, ताकि उनका जो रिलेशन है उसमें हार्मनी, म्यूचुअल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। अब हम करेंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या है ह्यूमन रिलेशंस के लिए। ठीक है, वैसे हम पढ़ेंगे 9 हम टोटल पढ़ेंगे, बट 2 कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लेके कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास रहनी ही चाहिए, दैट इज ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। बाकी अदर सिग्निफिकेंट मतलब साइलेंट वैल्यूज हैं जो कि एक रिलेशन में होनी चाहिए, वो हम 7 अभी आगे पढ़ेंगे, अभी 2 हम ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, the relation exists between the self I and the self I of the other. self मतलब I, मैं और दूसरे का सेल्फ हमारा मतलब जो रिलेशन है उससे जुड़ता है। ठीक है, दिस रिलेशन इन्वॉल्व 9 फंडामेंटल वैल्यूज और फीलिंग्स। One can obtain mutual satisfaction and utter happiness if these values are evaluated and identified करेक्टली। अगर जब हम उस वैल्यू को इवेल्युएट और आइडेंटिफाई अच्छे से करेंगे तो हमें एक म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक हैप्पीनेस मिलेगी उससे। ठीक है, दीज वैल्यू एंड फीलिंग आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये वैल्यू या फीलिंग्स होती हैं। इट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डेट हाउ he or she is going to identify it. वो एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि कैसे वो उस चीज को आइडेंटिफाई करता है। Some of these values form the core of continuing relations. कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो एक रिलेशनशिप को कंटिन्यूस रखती है, स्मूथ रखती है। These values are responsible for creating and maintaining harmony within relations by eliminating the कॉन्फ्रंटेशंस एंड कन्फ्लिक्ट डेट अकर इन अ रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है, जो वैल्यूज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिएट और मेंटेन करने के लिए हार्मनी को। ठीक है, विद इन द रिलेशनशिप के अंदर एंड क्वालिटी रिलेशन विद इन अ फैमिली, जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट होने लग जाते हैं इन जो कि रिलेशनशिप में होते हैं। दिस वैल्यू ऑल्सो फोर्टिफाई द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशन विद इन अ फैमिली, की फैमिली में रिलेशंस हमारे कैसे होने चाहिए और कैसे हमें उसे क्वालिटी के साथ हमें अपने रिलेशन रखने चाहिए। दीज वैल्यूज आर एज फॉलोज, दैट इज ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट, सम्मान। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट इज ट्रस्ट। जो भी अगर हमारा कोई रिलेशन होता है वो सारा ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर जिससे ट्रस्ट बनाने में हमें टाइम लगता है बट उसको तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। दिस वैल्यू इज कंसीडर एज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ अ रिलेशनशिप। ट्रस्ट और विश्वास मीन्स टू बिलीव इन थॉट्स एंड वैल्यूज ऑफ द अदर पर्सन इन एनी रिलेशनशिप। कोई भी अगर हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसे हमें उस थॉट्स के वैल्यूज के दूसरे लोगों के वैल्यूज ये थॉट्स को सोचना है, कैसे उन पे विश्वास करना है, बिलीव करना है। ठीक है, उसे कहते हैं कि किसी भी रिलेशन में अगर हम उनके थॉट्स या वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनके बिलीव कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। एवरी पर्सन इन अ रिलेशनशिप should know that the other person is concerned about the happiness and
prosperity of both the person in the relation। तो हर एक पर्सन जो भी रिलेशनशिप में होगा या होना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, जो अदर पर्सन है, हर एक जो दो इंडिविजुअल हैं वो एक दूसरे के आपस में एक हैप्पीनेस या प्रोस्पेरिटी को लेके कंसर्न होते हैं, ठीक है, ऑफ बोथ द पर्सन इन अ रिलेशनशिप। हेंस every individual should trust the other person and welcome his or her thoughts and values instead of taking them as argument or false opinion, rather than हमारा जो इंस्टेड ऑफ टेकिंग, जो भी अगर वो कुछ बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट या फॉल्स ओपिनियन के बजाय, हमें उनको अच्छे से उनके थॉट्स को, वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यस कहीं ना कहीं वो भी ठीक बोल रहा होगा। तो एक विश्वास रखना चाहिए कि यस कि जो उसकी वैल्यूज या थॉट्स हैं हमें उसको अच्छी तरह वेलकम करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट, विश्वास, ठीक है। सेकंड है रिस्पेक्ट, सम्मान। सम्मान और रिस्पेक्ट मीन्स टू इवेल्युएट द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन, कि एक जो बंदा है उसकी इंडिविजुअलिटी मीन्स जो इंडिविजुअल है वो कैसे अपने आप को अपब्रिंग कर रहा है इन द सोसाइटी और इन द फैमिली, कैसे वो अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है। एंड टू अवॉर्ड इट विद द एडमायरेशन एंड एस्टीम, कि कैसे हम उसको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी एस्टीम क्या है, स्टेटस क्या है। दिस वैल्यू इज ऑल्सो कंसिडर एज द फाउंडेशनल ऑफ एनी रिलेशनशिप। रिस्पेक्ट इज गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी इज कंसिडर एज एन इंडिविजुअल whose deed and action glorify his or her family and society reputation, who obliges other persons follow on morals of the society, no matter whatever would be the condition, and who is earning effortlessly and by legal means adding name and fame to his family। तो इसमें क्या होता है, वो इंडिविजुअल अपनी डीड्स या एक्शन से ऐसे ग्लोरीफाई करता है कि हिज और हर फैमिली एंड सोसाइटी में रेपुटेशन होती है उसकी, ठीक है, ऑब्लाइज करता है दूसरे पर्सन को, जिससे कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑपोजिट में भी हमें रिस्पेक्ट ही मिलती है, अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बदले में भी हमें डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगी, ठीक है। एंड जो सोसाइटी के कुछ भी मॉरल्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, नो मैटर व्हाट वुड बी द कंडीशन, और जो उनकी मतलब वो कंडीशन को नहीं देखते, बस वो जो मॉरल्स हैं वो अपने आप को सोसाइटी में पूरी आगे रखते हैं, जिससे कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती है, ठीक है। एंड बाय लीगल, जो कि वो एक सोसाइटी में नेम या फेम और उनकी जो फैमिली है वो उनको दिखाना चाहते हैं कि यस हमारी भी सोसाइटी में नेम या फेम है, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट, जिससे कि लीगल मीन्स हम नाम या फेम को टू हिज फैमिली दिखाते हैं अपनी फैमिली को कि यस हमारा भी नेम या फेम है इन द सोसाइटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द concept that uniqueness of the individual can only be found on the identification of the individuality, thus make oneself eligible for respect, जिससे कि एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस दिखती है, ठीक है, एक अलग से आइडेंटिफिकेशन दिखती है, तो उसे क्या कहेंगे कि वन सेल्फ इज एलिजिबल फॉर रिस्पेक्ट, कि उसको हमें सम्मान देना चाहिए। तो अभी तक हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, और उससे पहले हमने ह्यूमन रिलेशन पढ़ा है कि कैसा होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट में मुझे लिख देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी तक हमने 2 वैल्यूज पढ़ी हैं, अब हम आगे वैल्यूज को पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो अदर साइलेंट वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। फर्स्ट है अफेक्शन, स्नेहा क्या होती है। द वैल्यू इज जनरेटेड व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल कम क्लोज एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब एक इंडिविजुअल एक दूसरे के हम क्लोज आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसे कहते हैं कि हमें उसके साथ स्नेहा है, ठीक है। फॉर अफेक्शन टू अकर द 2 इंडिविजुअल इन एनी रिलेशन शुड पोजेस synchronization thoughts and values,
ठीक है, जो हमारी जो थॉट्स और वैल्यूज हैं उनको सिंक्रोनाइज करके चलना, उनको अच्छी तरह लाइन में हमारे और उसके थॉट्स मिलने चाहिए। ऑल्सो बोथ द पर्सन शुड एंडेवर टू मेक ईच अदर हैप्पी। तो एक दूसरे जो हम जैसे एक दूसरे इंडिविजुअल है तो उसको हम खुश करने में लगता है कि वो दूसरा पर्सन खुश रहे, वो सोचते हैं कि हम खुश रहें। ठीक है, hence the process through which humans and other organisms socially interact with each other is known as affection। तो affection क्या होती है कि जब humans and other organisms socially interact करते हैं और दूसरे को जानते हैं तो उसे कहते हैं affection। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स में दे रखा है, it is a feeling that reside within every person, जो कि एक फीलिंग होती है हर एक पर्सन में। a person should give affection in order to receive it from the other person। तो हम एक पर्सन को अफेक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि हमें रिसीव में दूसरे पर्सन को भी अफेक्शन ही मिले। बिल्डिंग एंड प्रोवाइडिंग अफेक्शन नीड सिग्निफिकेंट एफर्ट। ठीक है, जिससे कि हमारा जो एफर्ट्स है वो ज्यादा लगते हैं। by building and providing affection needs. Affection is important for every human being and also other creatures, particularly for children and sick person। चिल्ड्रन और सिक पर्सन के लिए ज्यादा अफेक्शन चाहिए होती है, ज्यादा प्यार उनको चाहिए होता है। सेकंड आता है केयर। केयर क्या है? एक ऐसी फीलिंग है जहां पे हम प्रोटेक्ट या सेफगार्ड करते हैं अपने लव्ड वंस को। व्हेन अ पर्सन पोजेस दिस फीलिंग, तो उसे क्या होता है कि जैसे कि किसी को स्टेट ऑफ एंजाइटी या वरी होता है, वो केयर में आके कि उसको कुछ हो ना जाए ऐसे। तो इसीलिए प्रोटेक्शन या सेफगार्ड की तरह केयर जो है, ममता जो है, वो दिखाते हैं। ठीक है, इट इज द वेलबींग ऑफ द पर्सन, की जो पर्सन है उसकी वेलबींग ठीक रहे। स्टेट ऑफ माइंड इन विच पर्सन लुक आफ्टर द अदर पर्सन, जिससे कि वो जो दूसरा एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को ऐसे देखते हैं कि वो खुश रहे, अच्छा रहे, उसकी वेलबींग जो है वो केयर करता है कि उसका जो सब कुछ है वेलबींग अच्छा रहे। दिस फीलिंग इज मोस्टली ऑब्जर्व व्हेन मदर केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, जब एक मदर अपनी केयर करती है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, थर्ड आता है गाइडेंस, वात्सल्य। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जब poses a feeling of sharing or safeguarding the thoughts and emotion of the other individual, जब हम उसके जो थॉट्स को या फिर उसकी जो फीलिंग है उसको शेयर करते हैं या फिर उसको सेफगार्ड करते हैं, उसके थॉट्स को, इमोशंस को, ऑफ द अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल को। ठीक है, इट इज सेड दैट द पर्सन हैज अ फीलिंग ऑफ गाइडेंस, तो जिससे कि उसको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग होनी चाहिए, developed through the needs of self-I. This feeling work on consideration similarity that exists between every individual, जो कि एक exist करती है सारे persons individual के बीच में। ठीक है, this resemblance occur in the terms of natural acceptance होनी चाहिए। ठीक है, continuous happiness होनी चाहिए, harmony होनी चाहिए with all four orders। तो ये four orders हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नेचर में 4 ऑर्डर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गाइडेंस। फोर्थ पॉइंट आता है रेवलेंस। रेवलेंस क्या होता है? श्रद्धा, कि किसी के प्रति हमारी कैसी श्रद्धा है, जैसे कि गॉड के लिए हमारी कैसी श्रद्धा है, किसी पर्सन को लेके हमारी कैसी श्रद्धा है। ठीक है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग और वैल्यूइंग ऑफ ब्रिलियंस ऑफ द अदर इंडिविजुअल। इट इज सेड दैट द उसके बीच में रेवलेंस या फिर श्रद्धा है। ठीक है, दिस फीलिंग इज सिमिलर टू एडमायरेशन, जब हम उसको एडमायर करते हैं। इफ द पर्सन इज desire to live in the harmony with the four order, then it is understood that she or he has identified the brilliance of the other person order, all order। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन अच्छा कर रहा है तो हमारे जो उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो पॉजिटिव होने लग जाती है। कई पर्सन जो नेगेटिव होते हैं हमारे लिए उसकी श्रद्धा क्या होगी? नेगेटिव होगी, अच्छी नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड, जैसे हम गॉड में हम अपनी पूरी श्रद्धा लगा के प्रे करते हैं कि गॉड हमारी जो वेलबींग है सबको अच्छी रखना, तो दिस इज कॉल्ड रेवलेंस। ठीक है, फिफ्थ है ग्लोरी, जिसको हिंदी में कहते हैं गौरव। ठीक है, सिंस एवरी इंडिविजुअल हैज सिमिलैरिटी इन द सेंस ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस, natural acceptance, program, goal, etc. Hence, it is understood that each and every person want to live with
प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। हर एक इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस से जीना चाहता है। व्हेन अ पर्सन पोजेस अ फीलिंग फॉर अदर हु स्ट्रगल फॉर ब्रिलियंस, इट इज सेड दैट द पर्सन हैज अ फीलिंग ऑफ ग्लोरी और गौरव। जिससे कि अगर कोई पर्सन ब्रिलियंस अच्छा काम कर रहा है, उसको अचीवमेंट पे हम उसको शाबाशी देते हैं या फिर एक मतलब ग्रेटिट्यूड, मतलब एक उसको अच्छी तरह हम उसको ग्लोरी करते हैं, उसको गर्व महसूस होता है, प्राइड महसूस होता है उसकी अचीवमेंट को लेके। ठीक है, अगर कोई पर्सन स्ट्रगल कर रहा है तो हम उसको दूसरे पर्सन को ग्लोरीफाई करेंगे, गर्व गौरव उसको, जैसे कि गौरव हिंदी का वर्ड है, ग्लोरी उसको हमारे बीच में फीलिंग होगी। ठीक है, 6 पॉइंट है ग्रेटिट्यूड क्या है। When a person possesses a feeling of acknowledgement and appreciation for other people, place or event, जब भी कोई पर्सन एक फीलिंग होती है, जब हम किसी पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं या फिर किसी प्लेस को या किसी इवेंट को, उसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता। ठीक है, तो ये एक हिंदी का वर्ड है। अगर किसी को ये समझाते तो इंग्लिश में कर लेना, वैसे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। जब भी अगर कोई पर्सन हमें अप्रिशिएट करता है फॉर देयर अचीविंग द एक्सीलेंस, इट इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिस फीलिंग इज ऑल्सो जनरेटेड व्हेन द एनी पर्सन ऑब्टेन्ड अ स्पोर्ट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। जब कोई पर्सन एक फिजिकल फैसिलिटी में स्पोर्ट करता है, ठीक है, दिस फीलिंग ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। फॉर दिस फीलिंग टू बी परमानेंट वन मस्ट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके बीच में एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड शुड नॉट अल्टर हिमसेल्फ एज पर द, अगर उसको अवेलेबिलिटी फिजिकल फैसिलिटीज की ज्यादा मिल रही है उसको या कम मिल रही है, उसको उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना चाहिए। स्टिल एक हमें परमानेंट रखना चाहिए, उसका ग्रेटिट्यूड अप्रिशिएट उसको करते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, अब मैं ये पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि इस एग्जाम्पल में पर्टिकुलरली है क्या। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये है कि जब एक सिंसियर ग्रेटिट्यूड अपने फादर को एक सन देता है कि आपने मेरे को इम्प्रूव किया और एनहांस किया मेरी लाइफ को। कैसे? I do appreciate this time he spent reviewing my, जब उसके डैड रिव्यू करते थे उसके करियर गोल्स को, वो एडवाइस उसके लिए वैल्यूएबल होती थी, एंड हैज गिवन मी अ न्यू पर्सपेक्टिव, जिससे कि उसका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया। ठीक है, उसको परफेक्शनिज्म चाहिए थी और जो उसकी जो प्रीशियस टाइम था अनवांटेड थिंग्स पे वो डिवोट करता था। ठीक है, उसके फादर ने आइडेंटिफाई किया उसकी वीकनेस को, कि जो उसकी एडवाइस थी उसके फादर को कि उसका कोई यूज नहीं है अगर आप अपना टाइम स्पेंड भी कर रहे हो, जॉब थिंग्स एवरीथिंग परफेक्ट कर रहे हो, तो उसका कोई यूज नहीं है उसके ऊपर टाइम लगाना। तो जो उसका सन था उसको रियलाइज हुआ फेलियर के बारे में कि यस, द फेलियर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन प्रेजेंट एंड डू एवरीथिंग द बेस्ट ऑफ माई बेस्ट एबिलिटी। जो भी मेरी बेस्ट एबिलिटी है मैं सब कुछ करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। ठीक है, एंड लेट देम गो, जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ही रिकमेंडेड मी, तो उसके फादर ने उसको क्या रिकमेंड किया कि जो भी आप करते हो तो उसको रिव्यू करो डेली। ठीक है, रिफ्लेक्ट ओवर टाइम, आप देखते रहो कहीं को उसमें गलतियां तो नहीं है और करेक्टिव एक्शंस उसमें लेते रहो। अनदर रिकमेंडेड, उसके सन को और क्या रिकमेंड किया कि जो उसका प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स जो भी वो अगर टाल मटोल करता है, जो उसको अगर काम करना है वो भी नहीं करता, डिले कर देता उस वर्क को, तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो भी उसकी एक वीकनेस थी जो कि उसके एक फादर ने उसको ऑब्जर्व किया। ही प्रोवाइडेड द की एंड स्ट्रेटेजी फॉर ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, जिससे कि उसको कीज बताई और ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जिससे कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी कम कर सके या फिर ओवरकम कर सके। तो उसने क्या किया कि उसको अपने फादर की एडवाइस इतनी अच्छी लगी, ग्रेटिट्यूड दे रहा है वो अपने फादर को कि जो आई एम रियली प्लीज विद हिज कोचिंग, जो भी उन्होंने अपनी कोचिंग दी या एडवाइस दी वो उसको लेके बहुत ही शुक्रकार है, मतलब कि बहुत ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुल करता है अपने डैड को, एंड विल कंटिन्यू टू
practice the success principles and strategies I have acquired over the coaching period. तो उसने क्या कहा कि मैं ये चीज कंटिन्यू करता रहूंगा, उन प्रिंसिपल्स को, उन स्ट्रेटेजीज को जो कि उन्होंने बताई हैं कोचिंग पीरियड में, उसने सीखी हैं या फिर उसने एक्वायर करी है, ली है अपने डैड से। तो दिस इज कॉल्ड, इस एग्जांपल में आपको ये बताया कि जिसमें कि फादर उसे, जो उसकी वीकनेसेस थी वो उसको एडवाइस करता जा रहा था, जिसके लिए जो उसका सन था वो बहुत ग्रेचुटी, थैंकफुल फील कर रहा था, अप्रिशिएट फॉर देयर एक्सीलेंस, जो भी उनकी एक्सीलेंस थी उनको अप्रिशिएट कर रहा था। तो इस एग्जाम्पल में उन्होंने ये समझाया। ठीक है, 7th पॉइंट आता है लव, जिसे कहते हैं प्रेम। When a person possesses a feeling or emotion of strong attachment or affection for other people, places or event, it is said that the person has a feeling of love और प्रेम। जब हमारी कोई ऐसे फीलिंग या फिर इमोशन होते हैं जिससे कि हमें दूसरे पर्सन से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या फिर अफेक्शन नजर आती है, किसी भी पर्सन से हो गया, प्लेस से हो गया, इवेंट से हो गया, तो उसे कहते हैं कि हमें उससे प्रेम हो गया, ये वो चीज मुझे अच्छी लगी, आई लव इट, मुझे वो उससे प्रेम हो गया। ठीक है, दिस फीलिंग इज कंसीडर एज अ वार्म एंड डीप फीलिंग एंड एज अ कंप्लीट वैल्यू। तो इस वैल्यू को कंप्लीट वैल्यू माना जाता है, क्योंकि लव एक ऐसा साइन है जिससे कि जो हमारी सारी नीड्स हैं वो हमें, अगर प्यार जो है वो सबसे एटमोस्ट वैल्यू पे आता है, फर्स्ट वैल्यू पे आता है। ठीक है, जिससे कि हमें वार्म एंड डीप फीलिंग होती है। अगर हमें लव नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो हमें ये सब भी चीजें नहीं होंगी। सबसे पहले हमें लव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी के लिए कोई चीज कर रहे हैं तो हमें वो प्रेम से करनी चाहिए। ठीक है, एज इट कंपासेस द फीलिंग दैट रिलेट्स ऑल ह्यूमन बींग्स, दिस फीलिंग कैन बी एक्सप्लेन एज अ पर्सन अटैचमेंट, जिससे कि जो पर्सन की अटैचमेंट है ये अपने दोस्तों से भी हो सकती है, चाइल्ड से भी हो सकती है, पेरेंट से भी हो सकती है, स्पाउस से भी हो सकती है। ठीक है, किसी से भी हो सकती है। दिस फीलिंग इज क्रिएटेड थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ केयर, कि हमें उस पर्सन की कितनी केयर है, एंड प्रोग्रेसिवली लीड टू अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। अगर केयर होगी तो हमारे उसको दूसरे इंडिविजुअल को लेके स्ट्रॉन्ग अफेक्शन भी होगी। तो ये एक 9 वैल्यूज थी जो कि एक रिलेशन के बेसिस पे, जो हम एक रिलेशन को बेसिस पे 9 वैल्यूज बनाई गई हैं। दीज वैल्यू एंड फीलिंग आर एक्सपीरियंस बाय एवरी इंडिविजुअल इन देयर डेली लाइफ। कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो उसके जो वैल्यूज, ये फीलिंग्स है, ये हमें डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हैं हम ये। ठीक है, दीज वैल्यू are innate in nature and cannot be separated from any human being। ये एक ह्यूमन बीइंग से सेपरेट नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। The person is required to accurately apply these values through their proper identification। उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उन वैल्यूज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, दिस विल लीड टूवर्ड्स अ होल हार्टेड एंड हेल्दी फैमिली, जिससे कि आपके जो मतलब होल हार्टेडली एंड हेल्दी फैमिली बनी रहेगी, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी आपके बीच में बनी रहेगी, हार्मनी बनी रहेगी आपके फैमिली और कोई भी अगर रिलेशन है उसके बीच में। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक आई हैव डन विद यू राइट नाउ, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज मोटिवेट मी, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर माय चैनल, एंड इसकी जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, अगर आपको वो प्रीवियस वीडियो भी देखनी है वो सारी वहां पे है। एंड आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय।